हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में अकबर की तरफ से बैरम खान और आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू के बीच लड़ा गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे बैरम खान का 4 सालों का शासनकाल 1556 से लेकर 1560 तक, जब बैरम खान वकील रहा और उसी हैसियत से उसने पूरा मुग़ल साम्राज्य चलाया अकबर को संरक्षण में लेकर के। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1560 से 1564 तक जो पेटीकोट शासन या पर्दा शासन यानी स्त्रियों का शासन कहा गया है, उसको देखेंगे। तो यही होगा आज की वीडियो में। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के राज्यारोहण की कि कलानौर में ही बैरम खान ने अकबर को बादशाह घोषित कर दिया था और 1556 में हुमायूं की मृत्यु ही हो गई थी। और फिर हम यहाँ तक की घटनाओं को हम देख चुके हैं कि कैसे हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और पंजाब में अकबर अभी पंजाब में था, वह बादशाह तो बनाया जा चुका था पर दिल्ली और आगरा को लेना अभी बाकी था और पुनः गद्दी पर यहाँ आकर के बैठना उसके लिए बड़ी कठिन चुनौती थी क्योंकि हेमू उसके मार्ग में था। तो फिर 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में दोनों का आमना सामना होता है। तो अभी इस युद्ध में क्या घटनाएं थीं परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी थोड़ा हम इसको समझेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 को 1556 को। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। तो पानीपत में इसके पहले भी हमने पानीपत के युद्धों पर बात की थी कि पानीपत में कुल 3 युद्ध लड़े गए हैं। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में अकबर की तरफ से बैरम खान और हेमू के बीच, और तीसरा 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो तीनों युद्ध काफ़ी निर्णायक थे और इन तीनों से स्थितियां बहुत बदली थी। जहां पहले युद्ध में मुग़ल वंश का स्थापना हुई थी पहले युद्ध में जीतने के बाद और लोदियों का पतन हुआ था, वहीं दूसरे युद्ध में हेमू की पराजय के बाद मुग़लों को पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में मदद मिली। अकबर जहां लग रहा था कि उसका राज्य फिर से चला जाएगा, पर इस युद्ध में जीतने के बाद पुनः मुग़लों की सत्ता स्थापित हुई और अकबर उसको एक नए ऊंचाई पर ले गया। और 1761 में वहीं बहुत निर्णायक रहा, मराठे उसमें पराजित हुए और मराठों को दिल्ली विजय का स्वप्न पूरी तरह से टूट गया और मराठों की शक्ति लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तो यह पानीपत के कुल 3 युद्धों की कहानी थी। तो आज हम बात कर रहे हैं इसमें पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 में। तो इसमें एक तरफ था बैरम खान। बैरम खान अकबर की तरफ से लड़ रहा था। अकबर की ओर से मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था और दूसरी ओर आदिल शाह अदली जो शेर शाह का अंतिम उत्तराधिकारी है, अदली का प्रधानमंत्री हेमू, जिसे हेमचंद विक्रमादित्य कहा गया है। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और हेमू ही भारतीय इतिहास का 14वां विक्रमादित्य, आखिरी विक्रमादित्य है। आप जानते हैं कि पहले विक्रमादित्य मालवा के राजा विक्रमादित्य थे। तो हम अदली के प्रधानमंत्री विक्रमादित्य की बात कर रहे थे, हेमचंद विक्रमादित्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और भारतीय इतिहास में पहले विक्रमादित्य थे जो शकों को पराजित करने के बाद जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की और उसके बाद कई भारतीय शासकों ने उन्हीं की उपाधि धारण की, जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो सबसे महान विक्रमादित्य थे।
फिर उसके बाद भी कई अन्य लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो उसी में हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और यह 14वां विक्रमादित्य था, भारतीय इतिहास का आखिरी विक्रमादित्य। तो इस तरह से हेमचंद विक्रमादित्य था। एक तरफ अदली का प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ बैरम खान था। बैरम खान क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद सारा कार्यभार बैरम खान के हाथों में आ गया और उसी ने अकबर को लड़ने के लिए उत्साहित किया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि शुरुआती समय में हेमू मुगल सेना पर भारी पड़ रहा था और मुगलों को लग रहा था कि हेमू मुगल सेना को पूरी तरह पराजित कर देगा और शुरुआती बढ़त हेमू को मिली, उसने लगभग जीत ही लिया था। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि तभी एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा, जो हाथी पर बैठा था, और उस हाथी पर से वह गिर पड़ा। और उसके गिरने के बाद जब उसकी सेना ने देखा नहीं हेमू को तो भगदड़ मच गई और फिर अंततः बैरम खान वह युद्ध जीत चुका था और हेमू पराजित हुआ। फिर यही हुआ दूसरे युद्ध में हेमू लड़ रहा था, उसमें कुछ सेनाएं हेमू की तरफ से राजपूतों का भी सहयोग था और अफगानों का भी कुछ सहयोग था। तो हेमू अदली की तरफ से लड़ ही रहा था, लेकिन आंख में तीर लगने से जब वह पराजित हो गया तो उसको पकड़ करके बताते हैं कि बैरम खान के सामने लाया गया। और अकबर चूंकि सम्राट तो था ही, भले नाबालिग था, तो बताते हैं इतिहासकार आरिफ कंधारी, जो उस समय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। आरिफ कंधारी बताता है कि अकबर ने हेमू को मारा नहीं, अपनी तलवार से बस उसके गर्दन पर रखा और हटा लिया, और फिर बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू के 2 टुकड़े कर दिए, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो यह हुआ बैरम खान ने किया हेमू के साथ। तो 1556 में जीतने के बाद पुनः अकबर राजगद्दी पर बैठा। तो युद्ध की घटनाएं हमने देख ली कि कैसे हेमू इसमें पराजित हुआ और फिर बैरम खान ने हेमू को मार डाला। तो इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि इसमें जो हेमू की पराजय है वह एक दुर्घटना थी, लेकिन अकबर की जो विजय है यह एक दैवी संयोग थी। तो यह कथन पूछा जा सकता है कि इसने कहा था, तो यह जानते रहें कि यह आर.पी. त्रिपाठी ने कहा था कि हेमू की जो पराजय है वह एक दुर्घटना थी, लेकिन अकबर की विजय एक दैवी संयोग थी। क्योंकि यदि अगर हेमू की आंख में वह तीर नहीं लगता तो मुमकिन है कि हेमू उस युद्ध में जीत भी जाता। और दूसरा अन्य भी कारण था, क्योंकि अफगानों का जो असंतोष था यह भी हेमू की पराजय का एक कारण था, क्योंकि हेमू को अफगानों से पूरी सहायता नहीं मिल सकी। और बैरम खान इतना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन फिर भी हेमू जब गिर गया, पराजित हुआ, तो फिर उसका काम बन गया। तो आर.पी. त्रिपाठी का यह कहना है। अब हेमू की अबुल फजल और बदायूनी ने काफ़ी तारीफ़ की है। बदायूनी भी कहता है कि हेमू जो है उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हुए इस युद्ध में असीम साहस का परिचय दिया और उसके दिमाग में जितने भी युक्तियां आईं, जितना तरीके से वह लड़ सकता था उसने लड़ा और बहुत एक अच्छे सेनापति की भांति रणकौशल का परिचय दिया। और अबुल फजल ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की थी हेमू की। अबुल फजल ने तो यहाँ तक कहा कि यदि अकबर में थोड़ा धैर्य होता या थोड़ी बुद्धिमानी से अकबर ने काम लिया होता तो हेमू को अपनी सेना में यदि शामिल कर लेता तो आने वाले समय में हेमू अकबर की भी और मुग़ल साम्राज्य की बहुत सेवा करता। लेकिन अकबर ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि अभी वह 13-14 साल का ही था और उसमें सारा काम बैरम खान देख रहा था। और बैरम खान किसी को भी जिंदा नहीं रखना चाहता था, किसी भी प्रतिद्वंदी को। और शुरुआत में तो क्योंकि बैरम खान चाहता था कि वह मुग़ल सम्राट अकबर का एकदम विश्वास पात्र बना रहे, तो इसलिए बैरम खान को उसने ज़िंदा नहीं छोड़ा। यह एक बात है। हालांकि एक तरीके से यह भी सोचा जा सकता है कि यदि बैरम खान ने, क्योंकि बैरम खान ईरान के शियाओं से था, ईरान में शिया समझा जाता था, और बैरम खान का अकबर के विश्वास पात्र होने से दूसरा अन्य कोई आधार नहीं था कि वह अपने आप को बहुत मजबूत बनाता। तो यदि उसने अफगान हेमू को उसने मारा नहीं होता बल्कि अपनी तरफ मिला लेता, तो हो सकता है कि आगे चल करके हेमू बैरम खान का एक विश्वस्त सहयोगी बन सकता था और उसके पतन में उसकी मदद करता। कम से कम उसको उसकी शक्ति हेमू से मिल करके वह थोड़ा शक्तिशाली जरूर रहता, और जो बैरम खान के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे उनसे हो सकता है कि हेमू उनसे बचा लेता। तो यह तो अलग बात है। यह अब इसमें क्या कहा जाए,
तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ। तो इस युद्ध में जीतने के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की, यह भी जानते रहें। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की और जैसा इसके पूर्व में बाबर ने किया था खानवा और चंदेरी में कि अपराजित सेनाओं के उनके सर काट करके एक मीनार बनाई गई, ठीक उसी तरह से 1556 में जीतने के बाद मुगल सेना ने भी वैसा ही किया। और पराजित सेनाओं का जो अदली और उसके अफगानों के जो अन्य पराजित सैनिक थे उनके सरों को काट करके मीनारें बनाई गई और अकबर ने यहाँ भी गाजी की उपाधि धारण की। अब 1556 में जीतने के बाद अकबर दिल्ली आता है और पूरी तरह से मुगलों के सामने अब अफगानों की जो चुनौती थी लगभग ख़त्म हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से अफगानों की समस्या है वह अकबर के समक्ष अभी थी ही। तो अब 1556 के बाद अकबर जो बैरम खान है वह मुग़ल साम्राज्य का वकील बन जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री, और उसी हैसियत से वह 4 साल शासन करता है। यह बैरम खान का संरक्षण काल कहा जा सकता है। इस काल में बैरम खान ने संपूर्ण सत्ता का एक बादशाह के सारे अधिकारों का उपयोग किया और उसी तरह से वह व्यवहार भी करता था। तो इसको हम देखते हैं 4 सालों का शासनकाल जो बैरम खान का संरक्षण काल कहलाता है। अब युद्ध की सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने अकबर को जीत दिलाई और उसका इनाम बैरम खान को मिला कि वह 4 सालों तक 1556 से 1560 तक मुग़ल साम्राज्य का पहला प्रधानमंत्री बनता है। वकील की हैसियत से वह बादशाह के सारे कार्य खुद ही देखता है। यह 1556 से 1560 तक का जो समय है यह बैरम खान के संरक्षण का काल है। इस समय तक बैरम खान ही सारे कार्य देखता था, सारे आदेश वही निकालता था। अकबर उसके संरक्षण में था और अकबर अभी उसकी आयु इतनी कम थी कि वह बहुत मामलों में राज्य के कार्यों में उसका उतनी समझदारी अभी नहीं थी कि वह आदेशों को कर पाता और चला पाता। तो सारा कार्यभार बैरम खान के हाथों में रहा और बैरम खान ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जाहिर है कोई भी इसका फ़ायदा उठाता। तो बैरम खान ने इस दौर में अपने सगे संबंधियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और साथ में जो भी विश्वास पात्र लोग थे उनको भी पुरस्कार दिए, इनाम बांटे और अपने विश्वस्त लोगों का अमीरों का एक गुट बनाने का प्रयत्न जरूर किया इस दौर में। तो बैरम खान ने अपने संबंधियों एवं विश्वास पात्रों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उच्च पदों पर नियुक्त किया बैरम खान ने। और दूसरा, बैरम खान के इस वजह से, ऐसा करने से जो अकबर के अन्य दूसरे परिवार के सदस्य थे और दूसरे अन्य अमीर थे वह बैरम खान से जलने लगे, क्योंकि बैरम खान अपने ही सहयोगियों और दूसरे अन्य जो लोग थे उसके परिवार के उन्हीं को वह पदोन्नत कर रहा था। तो इस वजह से बैरम खान के खिलाफ असंतोष उभरने लगा और बैरम खान, क्योंकि पहले ही बताया वह ईरान के शियाओं से संबंधित था, तो यहाँ इसलिए बैरम खान के प्रति असंतोष और भी उभर रहा था। और परिवार के अकबर के अन्य जो सदस्य थे उसकी धाय माँ महामनगा और जीजी अनगा और दूसरे अन्य लोग वह अकबर को बैरम खान के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं कि बैरम खान मनमानी कर रहा है। और अकबर क्योंकि अभी अल्पवयस्क था, उसको राजनीति और बादशाहत के इस कामों में उतनी रुचि नहीं थी। रुचि तो थी, ऐसा कहना गलत होगा कि रुचि नहीं थी, लेकिन अभी वह इन मामलों में बहुत नहीं पड़ता था, क्योंकि बैरम खान ही इन सब पर कंट्रोल करता था और सभी कुछ वही देखता था। तो बैरम खान ने कुछ गलतियां की जिस वजह से अकबर ने बैरम खान को हटाना उचित समझा। तो बैरम खान ने अकबर के लिए किसी शाही भत्ते की व्यवस्था भी नहीं की कि बादशाह को कुछ ऐसी भत्ता की व्यवस्था हो जिससे उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे मिल पाएँ जब भी उसे पैसे की ज़रूरत हो। तो बैरम खान ने ऐसा भी नहीं किया, जिस वजह से अकबर काफ़ी नाराज़ था। तो बैरम खान ने
बादशाह के लिए किसी शाही भत्ते की व्यवस्था नहीं की। किसी शाही भत्ते की व्यवस्था नहीं की और इस वजह से अकबर जो बैरम खान के विरोधी थे उन्हें अकबर को भड़काने में और मौका मिल गया। तो इतिहासकार बताते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि अकबर की मात्र 17 रुपये की मांग उसने राजकोष से मांगे, पर उसे वह भी न मिल सके और जिससे वह बहुत नाराज़ हुआ। लेकिन उसकी धाय माँ महामनगा बीच में आई और उन्होंने अपने पास से 17 रुपये अकबर को दिए। तो इन सब वजहों से अकबर को बहुत नाराज़गी हुई कि उसके लिए किसी अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था नहीं है और उसकी मांग मात्र 17 रुपये की वह भी उसकी पूरी ना हो सकी। तो बैरम खान की ये गलतियाँ थी जिस वजह से आगे चल कर के उसके खिलाफ़ असंतोष बढ़ने लगा और लोग उसके खिलाफ़ षड्यंत्र करने लगे। तो यह भी बैरम खान के समय हुआ। और फिर आगे देखें तो बैरम खान के खिलाफ़ जैसा कि बताया कि षड्यंत्र रचने वालों में इन 4 सालों में अकबर के जो रिश्तेदार थे उसके परिवार के ही सदस्य वह अकबर को भड़काने लगे बैरम खान के खिलाफ़ कि वह सारे मामलों में खुद ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें थे अकबर की धाय माँ महामनगा, धाय माँ महामनगा, जीजी अनगा, यही सब लोग थे जो खुद प्रशासनिक पदों पर अपने लोगों को बिठाना चाहते थे और वह बैरम खान से जलते थे। इस वजह से उन्होंने अकबर को भड़काना शुरू किया कि बैरम खान मनमानी कर रहा है और उसे हटाना अब उचित होगा। और अकबर को भी जब लगा कि उसकी मात्र 70 रुपये की मांग नहीं मानी गई तो अकबर को भी अब लगा कि बैरम खान को हटाना सही होगा क्योंकि बैरम खान मनमानी कर रहा है और इस वजह से बैरम खान का पतन अब निश्चित हो गया। तो आगे चल कर के अकबर ने, एक इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी बताते हैं कि असल बात यह थी कि अकबर खुद बैरम खान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। औरतों को उसने मात्र हथियार के रूप में प्रयोग किया, यानी कि जीजी अनगा और महामनगा। तो कहने की बात है, सच बात तो यह है कि अकबर खुद भी बैरम खान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। तो यह कहा आर.पी. त्रिपाठी ने आर.पी. त्रिपाठी ने कहा कि अकबर स्वयं बैरम खान से पीछे छुड़ाना चाहता था। अकबर स्वयं बैरम खान से पीछा छुड़ाना चाहता था। पीछा छुड़ाना चाहता था। तो अकबर स्वयं भी अब राज के कार्यों में रुचि लेने लगा था और वह सभी मामलों में बादशाह था। तो जाहिर है उसे अब लगने लगा, वह युवा हो रहा था और उसे लगा कि अब वह सारे कामों को खुद संभाल लेगा और बैरम खान को हटाना ज़रूरी है। तो इन सब वजहों से अंत में अकबर को फैसला करना पड़ा और उसने बैरम खान को यह संदेश भिजवाया कि उसे वकील के पद से हटाया जाता है। और जब बैरम खान को यह सूचना मिली कि अब उसे हटा दिया गया है तो एक बार तो बैरम खान पंजाब की तरफ चला और उसने मान लिया था कि अब जाने देते हैं। उसने कोई लालच शुरू में नहीं की, लेकिन जब दूसरे जो अकबर के विरोधी थे और अन्य सरदार थे जो असंतुष्ट थे, उन्होंने बैरम खान को भड़काना शुरू किया। और बैरम खान को जब भड़काया गया तो बैरम खान पुनः मुग़ल सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अंत में मुग़ल सेना से वह पराजित हुआ और अकबर ने अंततः उसके सामने पराजित होकर के 3 शर्तें फिर भी रखी, क्योंकि बैरम खान ने मुग़ल साम्राज्य की काफ़ी सेवा की थी और उसी के संरक्षण में मुग़लों को पुनः दिल्ली में ठहरने का मौका मिला और फिर से अकबर बादशाह बन पाया, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है। तो बैरम खान का एहसान तो मुग़ल साम्राज्य पर था ही और अकबर पर भी। तो अकबर ने बैरम खान के सामने 3 शर्तें रखीं। तो वह शर्तें क्या थीं, इसको देखते हैं। तो अकबर ने बैरम खान के समक्ष 3 शर्तें रखीं कि वह तीनों में से कोई भी एक शर्त मान ले और उसी हिसाब से कार्य करे। तो सबसे पहली शर्त उसमें यह थी
कि बैरम खान कालपी व चंदेरी की जागीर में से ले सकता है। कालपी और चंदेरी की जागीर उसके सामने एक विकल्प के रूप में रखा गया। कालपी व चंदेरी की जागीर यानी कि बैरम खान कालपी या चंदेरी की जागीर ले सकता है। अकबर ने पहला विकल्प बैरम खान के सामने रखा। दूसरा विकल्प यह रखा कि वह जो है वह बादशाह का सलाहकार बन जाए। दूसरा विकल्प था बादशाह का सलाहकार बनना, यानी कि बहुत गुप्त पर्सनल मामलों में अकबर का सलाहकार बनना। अकबर ने बैरम खान के समक्ष यह भी शर्त एक रखी। और तीसरी शर्त जो थी उसमें अकबर ने कहा कि या तो फिर वह मक्का चला जाए, मक्का की यात्रा। तो यह तीन शर्तें अकबर ने रखी बैरम खान के समक्ष कि वह इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकता है। तो अंततः बैरम खान को कालपी और चंदेरी की जागीर में भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि जो भी उसके विरोधी हैं उसको यहाँ अब रहने नहीं देंगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र जरूर हो रहे थे और उसे डर था कि कहीं उसकी हत्या न कर दी जाए। तो इस वजह से बादशाह का सलाहकार भी, क्योंकि वह विश्वास खो चुका था, उसने बादशाह के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। तो इस वजह से वह सलाहकार भी नहीं बना और उसने अंत में मक्का जाने की यात्रा कि वह मक्का चला जाएगा, बैरम खान ने यह स्वीकार कर लिया और वह मक्का की तरफ रवाना हुआ। लेकिन वह मक्का पहुंच पाता और इन सब झंझटों से उबर पाता इसके पहले ही अन्नीलवाड़ा पाटन में यानी कि गुजरात में एक अफगान सरदार द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी गई। तो यह हुआ, बैरम खान जब मक्का जा रहा था तो अन्नीलवाड़ा पाटन सब गुजरात को ही कहा जाता है, यह भी अलग से कभी पूछा जा सकता है। अन्नीलवाड़ा पाटन यानी कि गुजरात में एक अफगान सरदार ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान की हत्या कर दी। तो अन्नीलवाड़ा पाटन जाते समय, मक्का जाते समय अन्नीलवाड़ा पाटन में एक अफगान सरदार ने बैरम खान की हत्या कर दी। और यह अफगान सरदार वही है जो मच्छीवाड़े के युद्ध में बताते हैं कि उसके पिता उस युद्ध में मारे गए थे लड़ते हुए, तो उससे दुश्मनी थी और उसने मौका पाया और वही बैरम खान की हत्या कर दी। तो बैरम खान की कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है। अब भी ऐसा नहीं है कि 1560 में बैरम खान के हत्या होने के बाद सारा कंट्रोल अकबर के हाथ में आ गया। अकबर अभी भी पूरी तरह से सभी मामलों को नहीं देख पा रहा था और वह इतना सजग नहीं था, इतना अभी विवेकशील नहीं था कि सारे कार्यभार देख पाता। तो अभी भी 1560 से लेकर के आगे 64 तक, आगे 3 और 4 सालों का जो काल है वह दूसरे उसके परिवार के अन्य सदस्यों के हाथों में आ गया, यानी कि जो पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जा सकता है। तो अभी भी अकबर को इंतज़ार करना था कि वह पूरी तरह से बादशाहत का जो कार्य है, यानी कि एक शाहंशाह की तरह आदेश देना और सारे मामलों को खुद ही निपटाना, अभी उसको इंतज़ार करना था, क्योंकि अभी भी सारी शक्ति उसके हाथ में नहीं आई थी। तो अब 1560 में बैरम खान की हत्या हो गई और बैरम खान की कहानी यहीं से ख़त्म हो गई। अब बैरम खान, हालांकि उसने मुग़ल साम्राज्य की काफ़ी सेवा की थी और ख़ुद अकबर का संरक्षक भी रहा और पहला वकील भी बना, लेकिन फिर भी बैरम खान मुग़ल दरबारी राजनीति का शिकार हुआ और षड्यंत्रों के तहत उसकी हत्या कर दी गई। एक अफगान सरदार ने उसकी हत्या कर दी और षड्यंत्र उसके खिलाफ वजह से उसको यहाँ छोड़ना पड़ा। फिर 1560 में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1560 में बैरम खान के बाद किसे वकील बनाया गया होगा। तो पहला वकील बैरम खान के बाद मुनीम खान बनाया गया। मुनीम खान यह मुग़ल साम्राज्य का पहला वकील है। अब एक हिसाब से देखें तो 1556 में मुग़ल साम्राज्य का पहला वजीर या पहला वकील, प्रधानमंत्री या बैरम खान होना चाहिए,
लेकिन बैरम खान को उस हिसाब से मुग़ल साम्राज्य का पहला वकील नहीं माना जाता क्योंकि बैरम खान की हत्या के बाद मुनीम खान को सही रूप में मुग़ल साम्राज्य का पहला वकील माना जाता है। तो बैरम खान के बाद ही मुनीम खान पहला वकील बनता है, यह ज़रूर जानते रहें। मुनीम खान बैरम खां के बाद पहला वकील बनाया गया। बैरम खां के बाद वकील बनाया गया। एक घटना यह महत्वपूर्ण है, यह बहुत पूछा गया है। और उसके बाद बैरम खान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। और बैरम खान के पुत्र जो बहुत मशहूर थे भारतीय इतिहास में, आगे चल करके अकबर के संरक्षण में ही उन्होंने कई फारसी पुस्तकों का अनुवाद भी किया और हिंदी की कविताएं भी लिखी। तो वह रहीम थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खान के ही पुत्र थे। और बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने अल्पवयस्क रहीम को अपने संरक्षण में ले लिया और उनकी पत्नी सलीमा बेगम से खुद विवाह कर लिया। सलीमा बेगम जो बैरम खान की विधवा थी, उससे अकबर ने विवाह कर लिया और साथ में रहीम को भी अपने संरक्षण में ले लिया। तो अब बैरम खान की विधवा से अकबर का विवाह करना, यह बात पता नहीं थोड़ा अजीब सी लगती है क्योंकि अभी अकबर बादशाह था और वह युवा था। बादशाह के समक्ष विवाह के कई अन्य मौके हमेशा उपलब्ध थे और रहे भी, क्योंकि बादशाह किसी से भी विवाह कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने बैरम खान की विधवा से विवाह किया और जबकि उनकी उम्र में भी काफ़ी अंतर था, लेकिन फिर भी अकबर ने उनसे विवाह करके रहीम को भी अपने संरक्षण में लिया। 1560 तक की ये पूरी घटनाएं हैं। अब इसके बाद शुरू होता है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, जो 1560 से लेकर कोई इतिहासकार 1562 तक बताते हैं और कई लोग 1564 तक। तो यह भी पर्दा शासन या पेटीकोट शासन क्या था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और इस 4 सालों में क्या कुछ मुग़ल दरबार की राजनीति रही, इसको हम आगे देखते हैं।